तो हेलो, स्वागत है आप सभी का न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज का क्लास है क्लास 9th वाले बच्चों का। तो क्लास 9th वाले बच्चे, क्या आपने क्लास कर लिया? तो बहुत बच्चे हैं जिसने क्लास नहीं किए हैं क्लास 9th का। इससे पहले जो क्लास हुआ वो क्लास नहीं किया है। तो आपको बोलना चाहेंगे, क्या बोले, क्लास जाके कीजिए। पहले उस क्लास को कीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए। तो हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, हम टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं? तो हम पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में पढ़ लिए थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे हो गया था ख़त्म। तो इस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जब वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया तो अब हम यहाँ पे लवक यानी या इंग्लिश में बोले तो प्लेस्टिड के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी में बोले तो क्या, कौन सा रंग ले, बताओ कौन सा रंग ले, कौन सा रंग लें? चलो एक बार ब्लू ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि लवक या प्लेस्टिड। अगर हम हिंदी बोले तो लवक, इंग्लिश बोले तो प्लेस्टिड। तो ये देखिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम पढ़ते हैं लवक या प्लेस्टिड के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है कि लवक या प्लेस्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक या प्लेस्टिड जो है वो सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाएंगे। और ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये कोशिका द्रव में क्या होते हैं? चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में ये मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। आकार में क्या है? ये अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावे ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारनुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? तो बोला है कि प्लेस्टिड जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में ये अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, तस्तरी नुमा भी हो सकता है। इसके अलावा भी तारनुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार ये सब के तरह हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि ये लवक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बोलो, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इंग्लिश में बोलेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में बोलो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फिर से बोलो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलो वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। याद रख लीजिएगा। याद हो गया? हो गया क्या? हो गया तो अच्छी बात है। क्या? तो आगे चलते हैं। बोल रहा है कि पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। हम जानते हैं कि पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि इसमें मौजूद वर्णक के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला है कि बहुत महत्वपूर्ण संरचना है क्योंकि इसमें मौजूद वर्णक के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। याद रख लेना सीधा बात। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। फिर से बोलिए, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। रंगहीन यानी कि बिना कोई कलर का, श्वेत रंग, बिना कोई कलर का, वाइट रंग, ठीक है। तो बिना कोई कलर का, उसी को हम क्या कह देते हैं? रंगहीन कहते हैं। रंगहीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? रंगीन यानी कलर, और रंगहीन को कलर लेस कहते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन कहते हैं, कलर लेस, और क्रोमोप्लास्ट को रंगीन कहते हैं यानी कलर कहते हैं, ठीक है। याद आ जाएगा? तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो है चित्र है, ये किसका है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में संरचना किसका है? संरचना बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रचना है। ए नंबर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो था वो आंतरिक रचना का चित्र के द्वारा दिखाता है। और यही जो है ये दोनों सेम है।
बोल रहा है ये चित्र जो है ये हम लोग चित्र में देख रहे हैं आंतरिक रचना, लेकिन ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र कहाँ का से लाया गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से फ़ोटो खींच के आप लोग के लिए लाया गया है दिखाने के लिए। तो देख रहे हैं कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो वहाँ से फ़ोटो खींच के आपके बुक में दिया गया ताकि आप लोग अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। तो पढ़ो अच्छे से, है कि नहीं? पढ़ो नहीं पढ़ेगा। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे। हमने क्या पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में, लवक के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि इससे आगे क्या लिखा हो। तो देखिए कि क्या बोल रहा है इसमें कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं, थोड़ा सा हटना पड़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म रचनाएं जो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, इनके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समांतर फैली होती है जिन्हें स्ट्रोमा पट्टी का या स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लेमेली बीच बीच में चपटी या वृत्ताकार सूक्ष्म थैली एक के ऊपर एक चट्टे की तरह समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन थैलीनुमा रचना को थाइलोकोइड्स कहते हैं और प्रत्येक थाइलोकोइड्स के समूह को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। देखिए इस तरीके का संरचना रहता है। गोज रहे हैं सर, आप गोज नहीं रहे हैं, इस तरीके का, ठीक है। और ये प्रत्येक क्या है, थाइलोकोइड है। और इस थाइलोकोइड के समूह को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो समझ में आया, बोलिए समझ में आया ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होता है। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होता है। अगर हम एक हरित लवक बनाते हैं तो इसके अंदर कम से कम 40 से 60 ग्रेनम रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 40 से 60 ग्रेनम का अर्थ क्या हुआ। हम आपको बताएं कि थाइलोकोइड के समूह को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो थाइलोकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं और कम से कम कितना ग्रेनम होगा, 40 से 60 ग्रेनम होगा। समझ में आया, कितना ग्रेनम, 40 से 60 ग्रेनम होगा। तो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमा पट्टिकाओं द्वारा संयोजित होते हैं। प्रत्येक थाइलोकोइड एक हरी महीन झिल्ली का बना होता है और जिसमें पर्णहरित तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। प्लेस्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। बोल रहा है कि प्लेस्टिड में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो उसी तरह प्लेस्टिड में भी यानी लवक में भी क्या पाए जाते हैं, डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है आपको, किसका, हरित लवक में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना। खांसी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हरित लवक की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना क्या बोल रहा है। तो देखिए ये पूरा जो है ये क्या है, हरित लवक का चित्र है। और इसके अंदर जो ये देखिए ये चारों ओर दोहरी झिल्ली है। क्या है, दोहरी झिल्ली। और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ग्रेनम लेमेली, ये क्या है, ग्रेनम लेमेली। और स्ट्रोमा लेमेली किसको कहते हैं, ये जो एक दूसरे से जुटा हुआ इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। तो क्या बोल रहा है ये सुनिए, इसके बाद को भी सुनना चाहिए, हम लोग को सुनना चाहिए, क्या सुनेंगे ही, है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और खाद्य संचयन का कार्य करती है। किसका कार्य करते हैं, खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। बोला है जो क्रोमोप्लास्ट है वो फूलों और बीजों को क्या करते हैं, विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है और ये भोजन संश्लेषण में क्या है, सहायक है। तो हमारा लवक जो है खत्म, लवक पढ़ रहे थे ना। ये देखिए ये लवक का कार्य हो गया खत्म, ठीक है। आप नीचे चल गए सर तो ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए लवक का कार्य खत्म हो गया। अब हम रसधानी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स तक हमको कवर करना है। यहाँ देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स तक हमको कवर करना है आज। तो देखिए
क्या बोला है कि रसधानी, बोला है कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है, चारों ओर से कोशिका की ये रसधानी है, तो इसके चारों ओर एक झिल्ली रहेगा जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी छोटे या बड़ी हो सकती है, रसधानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होगी या फिर नहीं भी होगी, लेकिन पादप कोशिका में जंतु बहुत बड़ी होगी। लगभग एक कोशिका का 90% भाग रसधानी ही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पादप कोशिका की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है जो निर्जीव रहता है। बोल रहा है पादप कोशिकाओं की रसधानी में क्या भरा होता है? कोशिका रस भरा रहता है जो क्या होता है? निर्जीव होता है, जिसमें लवण क्या क्या रहता है देख लेते हैं। जिसमें लवण और उसके बाद शर्करा, चलिए इधर तो क्या है? लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। इस तरह की कोशिका रसयुक्त रसधानी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की रसधानी का क्या प्रयोजन है? बोल रहा है कि बात यह है कि पादप कोशिका, बोले पादप कोशिका में रसधानी क्यों पाया जा रहा है, क्या कारण है, क्या रीज़न है उसका, क्या प्रयोजन है उसका, क्या बात है? तो जानिए क्या बात। बोल रहा है बात यह है कि पादप कोशिका तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। पादप कोशिका तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, उस गति से उसमें मौजूद जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती। बोल रहा है जिस तरह से पादप कोशिका गति करते हैं उस तरह से जीव द्रव्य जो है उसका गति नहीं करता है, उसकी संख्या नहीं बढ़ पाती है, तो जीव द्रव्य की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, अर्थात नया जीव द्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता। इसलिए जीव द्रव्य में रसधानी का निर्माण हो जाता है। जीव द्रव्य में किसका निर्माण हो जाता है? रसधानी का निर्माण हो जाता है। और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिसके वे अपने लिए उपयोग करते हैं, जिसका वो क्या करते हैं? अपने लिए उपयोग करते हैं। तो इसका कार्य पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है। जंतु कोशिका में किसका कार्य करता है? जल संतुलन का कार्य करता है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ को कोशिका द्रव से अलग रखती है। बोला कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ को कोशिका द्रव से क्या रखती है? अलग रखती है। कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानी कुछ अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता होती है। बोल रहा है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियों कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी क्या करती है? सहायता करती है। और पादप कोशिका में ये स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती है। तो पादप कोशिका में ये कठोरता भी प्रदान करता है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में? तारक का या सेंट्रोसोम। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तारक का या सेंट्रोसोम। बोला सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना होती है, एक बेलन जैसी रचना होती है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तारक रश्मियाँ दिखाई पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलन जैसे दिखता है। पहले ही बता दिए बेलन जैसे दिखता है, जिसके चारों ओर 9 धागे जैसी आकृति होती है। किसके तरह? 9 धागे की जैसी आकृति होती है जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित होती है। और उसके बाद इसका कार्य क्या बोल रहा है? कार्य बोल रहा है कि तारक का जंतु कोशिका में विभाजन में सहायता करता है। तारक का जो जंतु कोशिका में विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है। कोशिका में फ्लैजेला सीलिया के बनाने में भी भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंग है। यह कोशिका का कौन सा अंग है? प्रचलन अंग है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या बोल रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिका रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। बोल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी नलिका का रचना है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कार्य क्या है? कार्य है ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करती है, निर्माण में भाग लेती है। और ये सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, रुक जाइए, हंसते क्या रहिए। तो क्या बताइए, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा? आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है? तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि देखते हैं जितना बच्चा देखता है उतना बच्चा लाइक नहीं करता है। देखता है जितना बच्चा उतना बच्चा लाइक
नहीं करता है तो क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर आप क्लास करते हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्त सबको बताइए कि ये आपका चैनल है और इससे आके जुड़े। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।